किसान कार्यक्रम में हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं आकाशवाणी के एफएम गोल्ड की स्टार आरजे विभा लक्ष्मी। आइए जानते हैं उनसे उनके जीवन के बारे में। इसके लिए साक्षात्कार किया हमारे जनता की खोज के संपादक रऊफ अहमद सिद्दीकी जी ने, जिसमें आप जानेंगे उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ खास पहलुओं को। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, हम आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी सिर्फ अभी तक आप आवाज़ सुनते आए हैं, और आज आपको कुछ ऐसे अनछुए पहलू से खुद बताएंगे। विभा लक्ष्मी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। विभा जी, ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ और कैसे, कहाँ के रहने वाले हैं आप मूल रूप से, या शिक्षा कहाँ तक आपने प्राप्त किया? मेरा जन्म 17 जुलाई 1982 को हुआ, दिल्ली में हुआ। मैं दिल्ली में ही जन्मी हूँ, पली बढ़ी दिल्ली में ही हूँ। मूल रूप से अगर आप बात करेंगे कि मैं मूल रूप से कहाँ की हूँ, तो मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा घर परिवार दिल्ली में ही है। मेरे ससुराल भी दिल्ली में ही है, शादी भी मेरी दिल्ली में ही हुई और कार्यरत भी मैं दिल्ली में ही हूँ। आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ। उसके अलावा मैंने दूरदर्शन के लिए मैंने चित्रहार में काम किया है, वॉइस ओवर का काम किया है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी रेडियो है, मैंने उसमें भी काम किया है, उसके साथ भी मैं जुड़ी रही हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे एनजीओज़ के लिए, स्कूल के फंक्शंस के लिए मैंने एंकरिंग की है और लगातार काम में लगी हुई हूँ। शिक्षा में पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में सही से बताओ जरा विस्तार से। मैंने वैसे तो ग्रेजुएशन किया है, बॉटनी ऑनर्स की मैं स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और उसके बाद मैंने बीएड किया। तो बनना तो मैं डॉक्टर चाहती थी, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर होता है, हम तो सिर्फ कोशिश करते हैं। बनी मैं कुछ और ही, शिक्षिका बनी। और जब मैं शिक्षिका बनी तो मेरा उद्देश्य यही रहा कि मैं जिस भी फील्ड को ज्वाइन करूं, जिस भी फील्ड से जुड़ी रहूं, उसमें अपना 100% दूं। तो मैंने छोटे बच्चों के साथ भी काम किया, उसके बाद मैंने बड़े बच्चों के साथ भी काम किया। अभी मैं टीजीटी साइंस हूँ, और मुझे खुशी है कि बच्चे भी मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, मेरी बातों का असर उन पर भी होता है। आकाशवाणी से कैसे जुड़ना हुआ आपका? मेरे चाचा जी हैं सुनील लोहिया, जो खुद रेडियो टीवी आर्टिस्ट हैं। वो खुद इस फील्ड में काफ़ी समय से जुड़े रहे, और उनका रुझान बहुत था, रेडियो की तरफ भी था और टीवी भी था। घर में माहौल भी ऐसा ही था, तो घर में रेडियो अक्सर चलता रहता था। दादी को भी पुराने गानों का, पुरानी फिल्मों का शौक़ था, तो वही सुनते सुनते बड़ी हुई। और कभी, हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं भी कभी रेडियो के लिए काम करूंगी या मैं भी कभी मीडिया लाइन से जुड़ूंगी। बस डॉक्टर बनना था, डॉक्टर तो नहीं बनी तो शिक्षिका बनी, तो फिर एजुकेशन की लाइन में रहना था। और यूं ही बात करते करते एक दिन चाचा जी से जब बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऑडिशंस दोगी क्या वॉइस ओवर के लिए, या आरजे बनना है? तो मैंने हाँ कह दिया, और बस फिर मैंने एफएम गोल्ड के फॉर्म निकले हुए थे, आकाशवाणी के भी और डीयूसीआर के भी फॉर्म निकले हुए थे। मैंने फॉर्म भर दिया और एफएम गोल्ड में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये सारा जो क्रेडिट है वो मैं चाचा जी को देना चाहूँगी। उसके अलावा एक और बात जो आकाशवाणी से जुड़ने के लिए रही, वो ये रही कि मेरी जो शादी है वो प्रेम विवाह है, और मेरे हस्बैंड जो जयंत कुमार हैं वो बनना चाहते थे आरजे। तो वो तो आरजे नहीं बने, लेकिन बात बात में उन्होंने मुझसे ये कह दिया कि मैं आरजे बनना चाहता था। और यूं ही मैंने बात बात में चाचा जी से पूछ लिया कि आरजे बनने के लिए क्या करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया ऑडिशन देना पड़ता है, अगर आपकी आवाज़ में वो क्वालिटी होती है और आपका इंटरेस्ट होता है तो आप ज़रूर कुछ आगे कर सकते हो। तो मैंने हस्बैंड से कहा, तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं, तुम अपने लिए ट्राई कर लो। तो वो भी, उनका मोटिवेशन बहुत हद तक रहा, और मतलब बहुत सहयोग रहा उनका आपके साथ। आज भी बहुत सहयोग है। आज भी मेरा कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि उनके बिना मैं कर ही नहीं सकती। जो आपका सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम था, गीत जो बन न सके मीत, जी जी, उसका आपको आइडिया कैसे आया, आपने कैसे शुरुआत की उसकी? लोकप्रिय कार्यक्रम तो ये आप लोगों की वजह से, हमारे सुनने वालों की वजह से हो गया। दरअसल हमें पता ही नहीं था कि ये इतना लोकप्रिय बनेगा। हमने शुरू से कोशिश की कि अपने सुनने वालों को हम कुछ नया दें,
और जितने भी हम प्रोग्राम करते थे, जो भी हम अमूमन जितने भी हमें शोज़ मिलते थे, उसमें हम कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। चाहे हम उसके अंदर पीछे से कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक दे दें, या हम उसके अंदर कोई क्लिप लगा दें, कोई इंटरव्यू बेस्ड टॉक शो बना दें, उसको कुछ ना कुछ हम उसमें नया ऐड करते रहते थे। तो अब करते करते एक बार बात निकली यूं ही कि कुछ और नया करना चाहिए। तो मेरे जो हस्बैंड हैं, जैसा कि उनको शौक़ है गानों का, पुराने गानों का, उनके पास कुछ ऐसे गाने थे जो फ़िल्मों में आए लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए। या तो वो फ़िल्म रिलीज़ नहीं हो पाई, या वो फ़िल्मों में आ गए और गाने रिप्लेस कर दिए गए, उसको रिकॉर्ड किया गाने को, और वो फिल्म में ना देके सिचुएशन चेंज हो गई तो गाना भी चेंज हो गया। इस तरीके से वो गाने चेंज हो गए। तो वो गाने कहीं ना कहीं जो डंप हो गए थे, और लोगों के पास वो कलेक्शन होता है जो पुराने शौकीन होते हैं। तो हस्बैंड के पास कुछ गाने थे, इनके फ्रेंड के पास कुछ गाने थे, तो इस तरह से इनके पास जो शौक़ था ये, तो इसलिए मैंने इन गानों के लिए मैंने बात की अपने पैक्स से, श्री दानिश इकबाल जी से। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक प्रेजेंटेशन आप देना चाहते हो, एक प्रस्तुति देना चाहते हो तो आप दे लो। और जिस दिन वो शो जाना था उस दिन बाय चांस कोई भारत का मैच पड़ गया, और FM गोल्ड पर आपको मालूम है कि हमारे सुनने वाले मैच भी सुनते हैं, तो ये DTH पे जाता है, हमारा शो जो है फिर DTH पे चला जाता है, और जो लाइव कमेंट्री होती है वो FM पे जाती है। तो क्योंकि FM लोग ज़्यादा सुनते हैं, हालांकि अब तो उस पे भी जाने लगा है, इंटरनेट पे जाने लगा है, तो वर्ल्ड वाइड लोग सुनते हैं, लेकिन उस टाइम पे नहीं जाया करता था। तो मैंने रद्द कर दिया कि मैं आज नहीं करूँगी, अगर ये हमने लोगों को सुनवाना है तो किसी ऐसे दिन करेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन पाएँ। इसी बीच हुआ ये कि जो हमारे लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, उस समय के जो स्टेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरी एक प्रस्तुति थी जो सुबह के समय में मैं किया करती थी, गाते गुनगुनाते, वो सुना, और वो ऑफिस की तरफ आ रहे थे, उन्होंने मुझे बुलवा लिया मेरा प्रोग्राम सुनने के बाद। अब उन्होंने बुलवाया तो मुझे लगा कि पता नहीं, मैंने शो के दौरान, लाइव शो होता है और जी, उस वक्त तो ऐसे ही लग रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया जो मुझे शायद पता नहीं चला, और सर ने मेरी गलती पकड़ ली है। तो डरते डरते सर के ऑफिस गई मैं, वहाँ पे मैंने बस अभी पहुंची ही थी, सर ने मुझे बुलाया और बुलाकर मुझसे पूछा कि इसके बाद तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं है आपकी। मैंने कहा नहीं सर, इसके अलावा तो कोई शो नहीं है, अब तो मैं फ्री हो गई हूँ। तो उन्होंने बैठा के मुझसे कहा कि तुम्हारे गानों का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। मैंने कहा थैंक यू सर, और क्या तुम रात के शोज़ करना चाहोगी, क्योंकि हमारे रात के शोज़ की लिसनिंग बहुत डाउन हो गई है। ये सुन के तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं तो सोच के गई थी कि मुझे डांट पड़ने वाली है, मैंने कोई गलती कर दी है, ऑन एयर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, लेकिन वहाँ तो हाँ जी, एक नया और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और आया। उसके अलावा ये उनका विश्वास कि मैं अगर रात को शोज़ करूँगी तो हमारे चैनल की लिसनिंग बढ़ेगी, लिसनर्स बढ़ेंगे। और FM गोल्ड अपने आप में एक बहुत अच्छा रेडियो चैनल है जिसकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा है। एक क्वालिटी लोग, मैं समझती हूँ ऐसा कि जो क्वालिटी हमारे लिसनर्स हैं वो FM गोल्ड सुनते हैं। और इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो ये भी कहूँगी, आजकल तो आप जैसे कि जानते हैं कि मन की बात, हमारे प्रधानमंत्री जी भी उस पर एक शो जाता है उनका, जो लोग सुनते हैं। तो FM गोल्ड अपने आप में एक इतना बड़ा रेडियो स्टेशन है, इतना बड़ा चैनल है, और उसमें मुझे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे प्रोग्राम की लिसनिंग बढ़ाने के लिए रात के शोज़ करो, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बात में उनसे बात निकली तो उन्होंने एक गाने के बारे में बताया जो फिल्म मिलन का गाना था, जो पर्दे पर उस वक्त नहीं दिखाया गया था, वो भी अनरिलीज्ड ही आप मानिए कि वो लोगों ने पर्दे पर नहीं देखा। तो मैंने, क्योंकि ये गीत जो बनना सके मीत की बात हो रही थी, तो मैं भी इन गानों के बारे में जानती थी, तो मैंने उनके साथ बातचीत की और उनको कहा कि जी सर, मैं भी ऐसे कुछ गाने जानती हूँ। और उन्होंने पूछा कि लगभग कितने गाने होंगे आपके पास। मैंने कहा मैं तो खुद एक प्रेजेंटेशन देना चाहती थी, और क्योंकि मैच था उस दिन वो जा नहीं पाया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कितने गाने होंगे। तो उस टाइम मुझे पता नहीं था लगभग कि कितने गाने थे, और जब आप काम करते हैं तब आप एक्चुअली कितने हैं एग्जैक्टली वो बता सकते हैं, क्योंकि मैंने उस वक्त तो सोचा भी नहीं था, तो मुझे पता भी नहीं था। तो मैंने कहा सर थोड़े बहुत होंगे,
तो फिर एक काम करते हैं, हम इसकी एक सीरीज़ तैयार करते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं फिर जो तुम्हारे पैक्स हैं दानिश इकबाल जी, उनसे ख़ुद बात करूँगा और इसको हम एक सीरीज़ की तरह भेजते हैं। अब वो सीरीज़ के तौर पे हम सिर्फ 1 महीना भेजना चाहते थे और वो 4 या 5 बार जाना था, लेकिन लोगों ने, सुनने वालों ने उसको इतना पसंद किया कि वो सीरीज़ कब 5 से 4 से 18 तक पहुंच गई मुझे बिल्कुल पता नहीं चला। पता तब चला जब मुझे उस शो के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। एक एक शो को बनाने के लिए हमें दिन रात एक कर देना पड़ता था। उसमें फाइनेंशियली भी वो काफ़ी महंगा पड़ा, क्योंकि ऐसे गाने बहुत आसानी से मिलते नहीं हैं। और क्योंकि वो शो चल रहा था उस वक्त, हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता था कि अगले हफ्ते एक प्रोग्राम और भेजना है जिसके अंदर 8 से 9 गाने तो जाएंगे ही जाएंगे। और उसमें भी हमारी कोशिश ये होती थी कि हम उसे कुछ स्पेशल तरीके से करें। तो अगर हमने रफ़ी जी के ऊपर प्रोग्राम किया है तो वो पूरा प्रोग्राम रफ़ी जी के ऊपर ही रहेगा, उन्हीं के गाने भी जी 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 जी। और उसी बीच ये हुआ कि जो हमारे गज़ल गायक हैं मेहदी हसन जी, उनकी डेथ हो गई थी, उसी साल उनकी डेथ हुई थी। तो क्योंकि हम नया दे रहे थे तो ये उसमें भी हमें ये था कि इसमें भी हम मेहदी हसन के लिए हम एक प्रोग्राम करें, उनको हम श्रद्धांजलि दें। उन्होंने हमें इतने सारे गज़लें दी हैं, इतनी, हाँ, तो एक बहुत ही इतनी महान हस्ती है, उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। हालांकि वो प्रोग्राम इतना मुश्किल पड़ रहा था हमें करना लेकिन फिर भी हमने जब किया तो उसकी 2 हमने कड़ियाँ बनाई और वो सुनने वालों ने इतनी पसंद करी कि हम क्या बताएं। वो तो हमारे एक श्रोता हैं दीपक कुमार जी, उन्होंने तो उसकी पूरी एक किताब ही बना कर दे दी। जो मैंने उस वक्त शोज़ किए थे, जो भी हमारे मैसेजेस लिसनर्स के आते थे, आपको मालूम होगा कि FM गोल्ड पे हम लाइव मैसेजेस शामिल करते हैं। तो प्रस्तुति के अंत में जितने भी हम मैसेजेस आते थे वो उनको सुनते थे, रिकॉर्ड करते थे और उसको बाकायदा उन्होंने उस किताब में पूरी तरह से संजो कर वो किताब मुझे भेंट के तौर पे दी है। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सुनने वालों को नई से नई चीज़ें, बेहतर से बेहतर चीज़ें देते रहें। लेकिन ये तो जाहिर हो चुका कि इस प्रोग्राम की सफलता की जो शुरुआत हुई वो आपके पति द्वारा हुई। मैंने ये आपको शुरुआत में ही कह दिया कि मेरे आरजे बनने की जो शुरुआत है वो ही मेरे हस्बैंड की वजह से हुई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी आरजे बनूंगी। बहुत खुशकिस्मत है आप। जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और उसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मम्मी को, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी सास हैं, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। फादर इन लॉ का बहुत सपोर्ट है। नहीं तो जो हमारी फैमिलीज़ होती हैं उनमें परिवार को संभालते हुए इस तरह से शोज़ देना थोड़ा खास तौर से महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है जी, महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल होता है अगर परिवार का सपोर्ट ना हो तो मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। मैं अपनी पूरी फैमिली को थैंक यू कहना चाहती हूँ।